सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक नया रेफरेंस आज फाइल हुआ है। इससे पहले भी एक दो फाइल हो चुके हैं और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब भी सुना है ईद से पहले तशरीफ़ ला रहे हैं। आज ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही, मगर सवाल जो आज हम इस प्रोग्राम में उठाएंगे और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ भी थोड़ी देर में करवाएंगे, वो ये कि ये जो रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं, बड़े देर से हम देख रहे हैं। TORs पे बात हुई, अब TORs ख़त्म होगी, वो कमेटी ख़त्म होगी और उस पर कुछ नतीजा नहीं निकला। लोगों को लगता है कि जैसे ये मौसम ठहर गया, ये बदउनवानी का मौसम। अगर बदउनवानी तो है, कौन किसने की किसने नहीं की, इस पर तो हम वर्डिक्ट नहीं दे सकते। और ये बर्बादी का मौसम अवाम की। अभी एक इंडेक्स आया है SPI, पाकिस्तान के सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, एक इंतहाई डिसमल। उसमें हम दुनिया में 113वें नंबर पे हैं 133 मुल्कों में, और टॉलरेंस के इंडेक्स पे हमारा नंबर 132 है। और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वन ऑफ द वर्स्ट। हमने इस इलाके में बैडली फेयर किया है, बुरे रहे हैं इवन बांग्लादेश से। तो ये है हालात ज़मीन पर, मगर ऊपर बड़ी हलचल है, रेफरेंस फाइल हो रहे हैं, होगा नहीं होगा, ये कहानियाँ हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। इस पर हम बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, PTI की मरकज़ी रहनुमा है, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट चौधरी साहब, जो अभी अभी मेरे ख्याल में आज रेफरेंस फाइल करके आए हैं। और कराची से हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से, ये भी कराची से हमारे साथ होंगे। मैं बात का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करता हूँ। ये अब एक तसर पुख्ता हो गया है कि भाई ये जो सारी रेंगलिंग है, जो डिन है, ये जो शोर है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। करप्शन स्कॉट फ्री है। अब लोग कहते हैं जी हमें ना एक लाइसेंस टू प्लंडर दे दें और हम इम्प्यूनिटी के साथ यहाँ रहेंगे और बाकी ऊपर हम पब्लिक कंजम्पशन के लिए लड़ते रहेंगे। ये तासुर दुरुस्त है, गलत है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब? देखिए जी, तासुर तो बिल्कुल यही आ रहा है। वजह यह है कि जहाँ तक एहतसाब का मामला है, जब ये बात सामने आई पनामा लीक्स की और पूरी दुनिया में हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई एंड बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई, क्योंकि जब पनामा लीक्स के पहले नाम आए उनके अंदर नवाज़ शरीफ साहब की पूरी फैमिली जो थी वो इन्वॉल्व थी। और नेचुरली ये रेवलेशन जो थी ये कोई किसी पार्टी ने नहीं की, ये तो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने की। और पाकिस्तान वॉज पुट इनटू अ वेरी एम्बैरेसिंग पोजीशन। उस एम्बैरेसिंग पोजीशन की वजह से असूलन तो जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने आके कौम को ख़िताब किया और फिर असम्बली में भी आके कौम को ख़िताब किया, उनको अपने एसेट्स और ये सारी जिन चीज़ों पे शक व शुबहात थे वो अगर डिक्लेयर कर देते तो आज ये जो सारा शोर मचा हुआ, जिस दिन को आप बात कर रहे हैं, रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं, तो शायद इन चीज़ों की नौबत ना आती। आखिर देखें ना, जो महज़ब मुल्क हैं, जिस तरह के वहाँ आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कैमरून ने आपके सामने उसने आके, हालांकि मेरा ख्याल है इन्वॉल्व ओनली 30,000 पाउंड्स हुए, तो मतलब एक ऊँट के मुंह में ज़ीरा है। मुकाबला अगर हम करें नवाज़ शरीफ साहब की औलाद के जो माशाल्लाह जितना दौलत है उसके सामने, तो उन्होंने भी आके और आप अपनी पार्लियामेंट के सामने डिक्लेयर किया कि जी ये जो पैसे थे मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले के थे, नॉट इन ऑफिस, और ये मेरे वालिद ने मुझे हिस्सा दिया था। और उसने अपोलोजाइज किया कि अगर मैंने उस वक्त फिर उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स भी सारी पब्लिक की। जी, टैक्स रिटर्न भी सारी से। अब इन चीज़ों की वजह से ये हुआ कि नेचुरली दोज पीपल वर उनका मॉरल वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊंचा है। हमारे मॉरल वैल्यूज़ आपके सामने हैं कि पहले जब ये सारा शोर मचा तो इमरान खान साहब ने जाके पार्लियामेंट में यही कहा कि भाई आप एहतसाब शुरू करिए। और फिर सबसे बड़ी ये बात है, जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगता, तो जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा है, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। सबसे पहले उन्होंने अपना अगर नाम क्लियर कर देते और क्लियर करने के बाद बाकी जितने लोग इन्वॉल्व थे उन सब का एहतसाब करते, तो शायद आज हमें ये जो गम और गुस्सा और ये जो हंगामा मायूसी है इस पर हम बिल्कुल मजबूर ना होते। डॉक्टर साहब, मैं इस बात को निहाल हाशमी साहब आपकी तरफ लेके आता हूँ, सवाल भी जोड़ देता हूँ इसके साथ कि अब ये है कि ये तय है कि एक सर्टन जो लेयर है, एक जो बुलंद तरीन तबका या जो हुक्मरान है, उनका जो एहतसाब नहीं हो सकता, ना ही वो करने देंगे। ये एक तसर पुख्ता हुआ है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना है कि जो हम पहले भी कहते रहे हैं कि बड़ा आसान है, 4 रिटर्न्स आप भी सामने रख दें और ये सारी लड़ाई खत्म हो जाए, मगर कहते हैं पहले आपका एहतसाब होगा। तो क्या वजह है, हम क्यों डरते हैं एहतसाब से? निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माजी शाहिद है, गवाह है इस बात की
कि नवाज शरीफ साहब वो पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया था, और बहुत अच्छा और बड़ी तेज़ी से एहतसाब पाकिस्तान में होता रहा है और बड़े बड़े मछलियों को पकड़ा गया। आज जिस बात की कज़िया लेके बैठे हुए हैं वो ये है कि एक अखबार है पैनामा पेपर्स के नाम से, उसमें कुछ लिखा हुआ है। अब उसकी बुनियादी चीज़ ये है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स या ऑफशोर कंपनीज थे बाहर, अब ऑफशोर कंपनी जो बुनियादी बात है कि लोगों में अखलाकियात की बात करते हैं। अगर आपको याद हो 31 अक्टूबर 2012 को इमरान खान साहब ने लाहौर में तकरीर करते हुए कहा था कि मैं अपने कौम से कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और उन्होंने जब ऑफशोर कंपनी का पूरा अफसाना आ गया सामने तो फिर अश्कार हुआ, और उन्होंने भी नहीं किया, दूसरों ने बताया कि नहीं जी खान साहब की भी एक ऑफशोर कंपनी है जो ऑफशोर कंपनीज़ की जद्द अमजद है जो 1983 में उन्होंने बनाया था। अब इस पूरे ऑफशोर्स में मियां नवाज शरीफ का कहीं पे नाम नहीं है, उनके नाम से कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। इसमें दीगर लोग हैं, इनके अपने पार्टी के जहांगीर तरीन साहब का है, अलीम खान साहब का है, इमरान खान साहब का है, बच्चों का तो है ना, कई लोगों के नाम है, उनकी औलाद का तो है। बच्चे डिपेंडेंट है, बच्चे डिपेंडेंट है, बच्चे डिपेंडेंट है। जब के पैसे हैं तब तो इंडिपेंडेंट नहीं थे वो, 19 साल के 18 साल के, वो तो उस वक्त 14 साल 2006 से बात हुई है। 2006 में वो बच्चे 30 साल के थे, और 30 साल का आदमी किसी मुल्क में बहुत अहम जिम्मेदारियों पे भी फाइज हो जाता है, पार्टियों का सरबराह भी होता है और मेंबर पार्लियामेंट भी बनता है, और वो खुद शादीशुदा थे। आज से 10 साल पहले वो शादीशुदा थे, इंडिपेंडेंट थे। 92 में उस मकान में वो किराए पे थे, 92 में उस मकान में किराए पे थे। उन्होंने हसन नवाज ने कहीं पे नहीं कहा मेरे भाई, आप अगर जरा पढ़े देखिए असल में मसला ये जो स्क्रिप्ट है ये वही है जो 2004 के धरने में था, ये उस स्क्रिप्ट में वही है जो लोग भानुमती का कुंभा जुड़ रहे हैं। यास्मीन साहबा पढ़ी लिखी खातून है, डॉक्टर है, बड़ा एहतराम है इनके लिए, मगर क्या उस वक्त ये ख्वाब खरगोश में थी जब 2013 के इलेक्शन के बाद इनको चाहिए था रेफरेंस लेके जाती, और जब स्क्रूटनी हो रहा था इलेक्शन के वक्त, उस वक्त कहती कि नवाज शरीफ साहब ने अपने जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है उसमें उन्होंने अपने एसेट सही नहीं बताए, तो 3 साल बाद मैं जवाब दे दूं। जिस बात बड़ी साजिशी है कि एक तबका है अंदरूनी और बैरूनी जो चाहता है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस ना करे, इसकी जमहूरी हुकूमत को काम नहीं करने देना चाहते। दैट इज सिंपल। देखिए अगर तो पाकिस्तान इशराफिया का नाम है तो वो तो बहुत तरक्की कर रही है, मगर डॉक्टर साहब क्विकली फिर मुझे जाना है मोहतरमा। मैं सिर्फ ये जवाब देना चाह रही हूँ, ये जो जिक्र फरमा रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब ने जो दर्ज की अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स और जो अपनी इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स उन्होंने की, उसमें उन्होंने मरियम नवाज को अपना डिपेंडेंट डिक्लेयर किया, और उन्होंने मरियम नवाज के एसेट्स को नहीं डिक्लेयर किया। अब पनामा लीक्स के अंदर मरियम नवाज के खिलाफ जो निकले हैं ऑफशोर कंपनीज, शी इज अ सोल शेयर होल्डर ऑफ नेस्कॉल, उनकी अब रेवलेशन हुई है। तो शेयर होल्डर नहीं है, मेरा ख्याल है निहाल साहब, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, बेहतर है कि एक दूसरे से बात करते हुए बारी बारी सब बात करेंगे। अच्छा, हमने अब जब उनकी कंपनीज आई हैं सामने, तब तक तो हमें यही था कि वो डिपेंडेंट है, यानी हमारे पास जो कागज़ हैं उसमें वालिद साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब वो अपनी अम्मी के घर रहते हैं, और मरियम नवाज जो हैं वो अपने अब्बा के पास रहती हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है जब सामने आई हैं, और मरियम नवाज के नाम लोन्स निकले हैं, लोन्स जो उन्होंने ये जो मेफेयर फ्लैट्स हैं उनको गिरवी रख के और जो लोन्स लिए, ये सारा कुछ सामने जब आया है अब, तो मेरा ख्याल है कि बजाय इस चीज़ को गलत डिफेंड करने के, आपको सबको ये बात कहना है, अगर आप सोचते हैं कि, और सबसे बड़ी ये बात है, ये खुदा के लिए ये ना कहा करें, हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी हो। ये बात है, मैं इसके निहाल साहब आपको इसके जवाब के वक्त दूंगा, मगर शैला रजा साहिबा, ये जो सारी डिस्कशन है इसमें आपकी पार्टी का भी एक रोल जाहिर है, और इसमें आपका यही कहना है कि आप आखिर वक्त तक इसे परस्यू करेंगे, लेकिन एक अवाम में तासुर ये है, अभी मैं एक पैट के साहब हैं उनका जिक्र नहीं करता, वो भी कह रहे थे यार कुछ होना हुआ तो है नहीं। ये जो एक इनर्शिया है आपकी सतह पे कि आपकी क्लास यानी रूलर जो हैं वो अपना एहतसाब नहीं करना चाहते जब तक कि अवाम सड़कों पर ना निकल आए, कैसे लगता है आपको शैला रजा साहिबा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एहतसाब अगर हम देखते हैं तारीख़ में,
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर वक्त एहतसाब से गुज़रती रही है, और यहाँ तक कि हमने ये देखा कि मोहतरमा को बाहर जाना पड़ा और उनके बैंक अकाउंट तो फ्रीज़ किए थे, लेकिन जो उनकी एक मौरूसी जायदाद थी उस तक पे पाबंदी थी। फिर मोहतरमा बाहर लेक्चर्स दिया करती थी और वो एक महंगी तरीन लेक्चरर थी, सेकंड नंबर पर, हिलरी क्लिंटन पहले नंबर पर थी। फिर एहतसाब के नाम पे आसिफ जरदारी साहब जेल में रहे, उनकी ज़बान काटी गई, सब हुआ। फिर एहतसाब के ही नाम पर जो है मेमोगेट भी हमारे ज़माने में हम पे हुआ। फिर बहुत कुछ हुआ हमारे तो अगेंस्ट, जो है वो स्विस अदालतों में जाया गया, यहाँ पे जजेस को फ़ोन किए गए और आला अदलिया ने उन पर जो है अमल भी किया। और तो ऐसा नहीं है सिर्फ एहतसाब जो है वो मियाँ साहब का नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर है कि 30 साल से वहाँ पे हैं, बड़े अच्छे कारोबार हैं, सब कुछ है। जिन हालात में आए थे अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी, बड़ा पाला गया। तो मेरा ये कहना है कि जो बार बार ये कहते हैं निहाल साहब या PMLN वाले कि फलां के भी हैं ऑफशोर्स और फलां की भी हैं, तो भाई मैं तो ये कहता हूँ अपने अपने बता दें कि एक एक्ट बनाए ऑफशोर्स कंपनी के हवाले से। 2000 एक मिनट ज़रा खामोश हो जाएं। 2016 का एक एक्ट बनाए और उसमें ये बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ मियाँ साहब के ऊपर है, उसमें था कि पहले 3 महीने में मियाँ साहब के कंपनीज वगैरह की छानबीन की जाए और उसके बाद जो है वो सबकी की जाए, उसमें बख्शा किसी को नहीं जा रहा था। लेकिन सब तैयार थे अपने अपने खाते उठा के कि हाँ जी हम देंगे, क्योंकि ऑफशोर्स इलीगल नहीं है। असल बात जो थी वो ये थी कि ये जो मियाँ साहब के बच्चे थे, जो 92 की जायदादें थी, अल तौफीक वाला केस की सन देख लें, निहाल साहब आगे पीछे ना करें केसेस को, वो जो है मनी ट्रेल क्या है, वो डिपेंडेंट थे, यहाँ से सब कैसे गया, क्या हुआ। तो अगर मियाँ साहब जो है वो बार बार ये कहते रहते हैं कि मैं तैयार हूँ, तो सबसे पहले उनका केस जो था वो ये था कि वो हुदैबिया पेपर मिल्स से क्लियर करा लेते अपने आप को, लेकिन उन्होंने उससे भी नहीं कराया। और अब जब ये सारी बात हुई तो उन्हें दोबारा स्विस भी याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं। उन्होंने पूरा इलेक्शन इस पे लड़ा, पेट फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अब दोबारा इसी पर आ गए कि जो सड़क पे आएगा उसका सड़क पे कचूमर बना देंगे। तो ये चीजें जो हैं, या भौंक रहे हैं और गाड़ी चल रही है और टांगे तोड़ दें और ये कर दें, भाई इससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो डिक्टेटर से कोड़े खा के पीछे नहीं हटे, तो इससे कैसे हटेंगे? ठीक है शाला रज़ा साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। इश्तियाक चौधरी साहब, आप चूंकि एडवोकेट भी हैं और पैट से आपका ताल्लुक है, इस बात से कता नज़र क्या हम ये बावर कर लें कि अब इस रियासत के किसी इदारे में कोई जान बाकी नहीं बची कि वो किसी करप्ट इन्फ्लुएंशियल का, भले वो कोई भी हो, क्योंकि हमारे तमाम फाजिल सियासतदानों का ख्याल है कि उनके हमपेशा दोस्त इंतहाई बदनुमान है, ये उनकी आपस में राय है। लेकिन इन इदारों में कोई जान नहीं बची। आप समझते हैं कि ये जो लल है, जो खामोशी है, इसे जब तक अवाम का कोई तूफान तोड़ ना दे, वरना ये गुफ्तगू करते रहेंगे, माल भी खाते रहेंगे, ये अवाम का तस्वर है। कैसे कमेंट करेंगे आप? ये आपकी बात दुरुस्त है कि वाकई ही अदारों को जो रोल अदा करना चाहिए था वो अदारे रोल वो अदा नहीं कर सके, तो इसकी भी ज़िम्मेदारी बराह रास्त जो है वो हुकूमत पर आयद होती है, क्योंकि हुकूमत ही के हक़ में सारी चीज़ें होती हैं और सारे अदारे जो है वो हुकूमत के अंडर काम करते हैं। अब मामला ये है कि जब हुकूमत बदअनवान हो जाए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की इंट्रो में कि लगता है कि बदअनवानी ठहर गई है। सईद साहब, बदअनवानी तो 30 साल से ठहरी हुई है, बल्कि उससे भी पीछे चला जाए। और PMLN की जो बदअनवानी है, 30 साल में आपने क्या कुछ नहीं किया, सारा कुछ लूट किया, बाहर ले गए, पनामा में ले गए, आप मेफेयर फ्लैट खरीद लिए। अब मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि अदारों को भी अपना रोल अदा करना होगा, और ये कि ये जो हुकूमत समझती है और हुक्मरान समझते हैं, खुद को बादशाह समझते हैं और शहंशाह समझते हैं, और समझते हैं कि उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। अगर अदारे डेफिनेटा उस तरह नहीं पूछेंगे और नहीं पूछा, तो फिर आखिरी जो होता है हल वो होता है जब हुकूमत अमलन नाकाम हो जाए, जब रियासत अपने फंक्शंस अदा करने में, अपने फ़राइज़ में नाकाम हो जाए, तो फिर अल्टीमेट ज़िम्मेदारी जो है वो बराह रास्त अवाम पर आती है। फिर अवाम पूछेंगे कि आपने जो है वो लूट मार जो पाकिस्तान के साथ की है वो क्यों है, हमारे टैक्सों का पैसा आप बाहर क्यों लेके गए हैं। फिर अवाम पूछेंगे कि आपने रात को सोते वक्त
गोलियां मारकर 14 लोगों को, मासूम जानों को क्यों शहीद किया है? फिर अवाम पूछेंगे आपने 100 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी क्यों किया है? फिर अवाम पूछेंगे अगर आप जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट शाया नहीं करेंगे तो फिर अवाम पूछेंगे आपसे कि आप जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट शाया क्यों नहीं कर रहे? फिर वो सारे सवालात जो ये एहतसाब की बात करते हैं, ये कहते हैं बस नीचे नीचे सारे मामलात हों, हमें कोई ना पूछे। जब ये मेंटालिटी हो, देखिए मुझे किसी मुल्क में भी जाएं, ऐसे नहीं होता कि उसकी कोई फैमिली गवर्न कर रही हो, आपके मुल्क में अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक वजीर आजम की बेटी बैठी है और वो स्टेट ऑफ द अफेयर्स। क्या अमेरिका के अंदर जो बराक ओबामा अगर मुल्क से चला जाए तो मिशेल ओबामा स्टेट अफेयर्स रन करेगी? हैरत होती है, ऐसा तो बादशाहतों में भी नहीं होता। तो ये अवाम, ये बहुत बड़ी चीज़ है और अवाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकलेंगे। और अब की बार जो है तो बात अवाम पर आ गई है और अल्लाह पर आ गई है। मगर जाना मैं ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो पूछूंगा, निहाल हाशमी साहब एक बड़े मुअज़्ज़ज़ कानूनदान भी हैं और सियासतदान भी हैं, क्या ये पैरालिसिस का शिकार हो गई है हमारी सियासत, हमारी रियासत, जिसमें कोई भी कोई उम्मीद की किरण नहीं रही? क्योंकि इंसाफ जो है वो जो इशराफिया है वो एहतसाब के लिए किसी तौर भी तैयार नहीं है और इदारे जो हैं वो बिल्कुल इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं। क्या ये मामला ऐसे ही? वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं और हाशमी साहब की तरफ जाते हैं। हाशमी साहब, एक तो आपने अपने जो लास्ट आपकी कंट्रीब्यूशन था उसमें आपने फरमाया कि 32 साल के थे बच्चे जब ये 92 में तो कोई उनका बच्चा 32 साल का नहीं था। मैं अभी खुद अपने हाफजे पे डाउट करते हुए मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से मदद मांगी तो उन्होंने मदद फरमाई। एक तो ये बता दें, और दूसरा ये कि ये जो पैरालिसिस की हम बात कर रहे हैं और जो अभी एडवोकेट इश्तियाक चौधरी साहब ने कहा है कि भाई अब अवाम ही पूछें, इसका मतलब अल्लाह ही पूछे, ये क्यों है मायूसी? निहाल हाशमी साहब, मायूसी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी चंद लोगों के जहन में मायूसी होगी, पाकिस्तानी लोगों के। मेरी बहन शैला कह रही थी कि एहतसाब सिर्फ उनका होगा, हमारा नहीं। शैला को याद होगा कि पूरे 10 साल मुशर्रफ के आमरीत में हमारा शदीद और बड़ा खौफनाक जालमाना एहतसाब किया गया, जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी पार्टी को एहतसाब के नज़र किया गया। उनके बूढ़े वालदैन, उनके बच्चे, उन सबको उनके अपने घर से बेदखल, जो 180H लाहौर मॉडल टाउन में घर है, उस घर को भी उन्होंने ले लिया था। और 10 साल तक एक आमिर जो एहतसाब 10 साल हमारा हुआ है, किसी और का नहीं हुआ, हमारी पूरी पार्टी को तहत कर दिया गया और उसमें से एक नई पार्टी खड़ी कर दी गई जिसका नाम था काफ लीग। और फिर एहतसाब हमारा लोगों ने किया 2013 में, फिर एहतसाब हमारा लोगों ने किया 2015 के एंड में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए। तो हमारा मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह एहतसाब हो रहा है। बात दरअसल ये है कि अब जो ये एहतसाब कर रहे हैं ये पाकिस्तानी अवाम का कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम CPEC और जो दीगर चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर रहे हैं, जो मईशत को बेहतरी कर रहे हैं, जो महंगाई का ख़ात्मा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की इमेज बिल्ट हो रही है फॉरेन ऑफिस में। आज हिंदुस्तान शिकस्त खुर्दा है, आज न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में वो तनहा खड़ा हो गया और पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से वो मेंबर नहीं बन सका। दूसरी जानिब शंघाई कॉरपोरेशन में पाकिस्तान एक मुकम्मल मेंबर बन के उभरा है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा रहा है। जो पूरे माजी के गलतियां हुई है वो हमारे सर नहीं डाली जा सकती। अगर हज स्कैंडल हो रहा है जिसमें सज़ा भी हो गई, वो हमारे कंधे नहीं डाला जा सकता है। अगर NICL में कोई स्कैम हो रहा है वो हमारे गले नहीं डाला जा सकता है। अगर रेंटल पावर स्कैम आ रहा है तो वो हमारे गले नहीं डाला जा सकता है। अगर कोई सफ़ीर वाशिंगटन में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो पाकिस्तानी आवाम तो उसका एहतसाब करेंगे और एहतसाब हो रहा है। तो जनाब कहीं पर, और आज भी अगर सबसे बड़ा कोई फ़िश पकड़ा गया है डॉक्टर आसिम हुसैन, अगर उनको पकड़ा जाता है या डॉक्टर मुराई को पकड़ा जाता है या मंजूर काका की बात की जाती है या फिर वो मेमन साहब की बात की जाती है, शर्जील इनाम मेमन की, तो लोग कहते हैं कि जी ये ज़्यादती हो रही है। जबकि आप देखें कि शर्जील इनाम मेमन और जो लॉन्चों की बात लोगों में आई है, तो आज भी हम एहतसाब के उस अमल को कर रहे हैं। अगर जेल में कोई रहा है तो माल भी उसी ने कमाया है ना, जिसने माल कमाया, जिसके नाम 10% और 20% आए, जिसके पास आज सिंध में 12 शुगर मिल है, जिसके पास सरे महल है, जिसके पास बेशुमार ऐसी प्रॉपर्टी है दुबई में, तो वो बात करें। अब बात करें कि अगर हर तरफ बरस रहा है। वाजिद शमसुल हसन
वाजिद शमसुल हसन कौन से केसों के कागजात लेके इधर उधर जा रहे थे? पहले आप कहते सरे महल मेरा नहीं है, फिर कहते सरे महल मेरा है। तो पहले ये तो बताएं, देखिए अपने घर को, अपने गिरेबान को झांकना चाहिए। हमने तो बड़ा दो टोक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आके कहा मेरे बच्चों का एहतसाब करें, बच्चों ने भी कहा हमारा एहतसाब करें। नवाज शरीफ साहब का जिक्र नहीं है। तो मुझे ये लगता है और पूरे पाकिस्तान को महसूस होता है कि ये पाकिस्तान की तरक्की के पटरी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और उसमें अब देखें जिस तरह से ताहिरुल कादरी साहब हर साल के 11 महीने के बाद 12वें महीने आ जाते हैं और पाकिस्तान के एक निज़ाम को दरहम बरहम, जिसने एहतसाब की बात करते तो ताहिरुल कादरी साहब ने यहाँ के लोगों की उम्मीद और ख्वाब को लूट के चले गए। जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है वो लोग आके पाकिस्तानी सियासी कारकुनों का और सियासी ज़ौम्मा का एहतसाब करेंगे। बिल्कुल ठीक है निहाल हाशमी साहब, आज पाकिस्तान इनके वजह से बहुत पीछे जा रहा है, पीछे चला गया। मैंने इसलिए भी टाइम और आपको इस वजह से पीछे नहीं जा रहा। लेकिन आप देखें एक सवाल है निहाल हाशमी साहब से, वो कहते हैं जी सारा कुछ हमारे खाते में डाल दिया तो फॉरेन मिनिस्टर वो ना बनाए तो वो भी जो है उसके भी जिम्मेदार अवाम है। नहीं मैं एक सवाल को मैं सवाल आगे ले जाता हूँ। शैला रज़ा साहब, मैं चाहता हूँ कि हम एक ऑर्डर में सारे अपना अपना सबके पास इक्वल टाइम हो। मुझे लगता है बड़े मजलूम है सारे हुक्मरान और जालिम अवाम है। ऐसे लगता है जैसे जब गुफ्तगू होती है तो यूं अगर ये जो गुफ्तगू हम एक दूसरे के बारे में कर रहे हैं, जो हम अस्वाए हसना और जो औसाफ हमीदा बता रहे हैं, अगर अपने बारे में बताना शुरू कर दें तो मसला आसान नहीं हो जाएगा कि एक ए बी की करप्शन बता रहा है, बी ए की, तो इसमें अवाम बेचारे किधर जाएं। और आप जवाब भी दे दीजिए जो आपकी क्लोसल करप्शन का जिक्र किया है निहाल हाशमी साहब ने, मुबैना करप्शन का। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि निहाल हाशमी साहब शायद ये भूल गए कि नवाज शरीफ साहब माफ़ी मांग के माहिदा करके गए थे और पता नहीं कितने लोग कहते हैं कि 680 सूटकेस के साथ गए थे। तो ये कैसा एहतसाब था? और वहाँ जाके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो जिनको अभी तक ये बच्चे कह रहे हैं जिनके कोई बयानात एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, वो पारस बच्चों ने ऐसा क्या किया कि जो है ना वो करोड़हापति बन गए। वो शायद कुछ अपने पारस हाथ पाकिस्तान में भी लगा देते। यहाँ पे तो एसआरओ डाल के पूरी स्टील मिल का भट्टा बिठा दिया। दूसरी बात जो है वो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि देखिए बात यह है कि अब आप जो है ना इसको ये समझना चाहिए कि उसमें अभी अपील भी बाकी है। हज करप्शन को जो आप कह रहे हैं ना उसमें अभी अपील बाकी है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने कही बात मेमो गेट पे, तो उसमें सब जानते हैं कि जस्टिस नहीं हुआ और दोनों पार्टीज़ को इक्वल मौका नहीं दिया गया। तो मेरी और सरे महल जो ख़रीदा गया था उस वक्त क्या कीमत होगी? आज आप सरे महल जैसी बातों को कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त जो है इस वक्त वो आपकी हुकूमत को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो सबसे ज़्यादा कर्ज़ लेने वाली गवर्नमेंट है। आपकी हुकूमत को ये एज़ाज़ हासिल है कि 23 बिलियन का नंदीपुर उसने 86-85 तक पहुंचा दिया और वो बंद पड़ा है। आपकी हुकूमत को ये एज़ाज़ हासिल है कि आपने छोटी छोटी अगर बातें बताऊँ ना मैं, कि आपने कहा कि जी 17,000 का जो है वो लैपटॉप होगा और वो अक्टूबर 2011 में उसको 17,000 का था डुअल का, ठीक है, और डुअल कोर था, उसको रिवाइज किया गया दिसंबर में और फिर वो लैपटॉप आप 38,000 का भेज रहे हैं। और हमजा साहब जो हैं उनके पास जो है इसकी डुअल कंपनी के जो है सारे इख्तियारात हैं। फिर दानिश स्कूल जो है आपके 30 करोड़ के, उससे क्या दानिश बेची आपने? आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है पंजाब का, पंजाब अर्बन का और पंजाब रूरल का, वो सिंध के एम्प्लॉय रेट से अनएम्प्लॉयमेंट रेट से बहुत ज़्यादा और नेशनल एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रही, ये लेबर सर्वे कह रहा है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून छाप चुका है। सस्ती रोटी जो थी 30 अरब रुपए की थी, 30 अरब से किसी को सस्ती रोटी नहीं मिली, तंदूरों में चली नहीं गई ये पैसे, आप लोग ने अपने कमीशन खड़े किए। और दूसरा LNG की डील पूरी दुनिया देख रही है कि 42 बिलियन पर एनम का जो है पाकिस्तान खसारे में। उसके बाद जो सोलर है, सोलर पार्क जिससे कहा था कि 100 मेगावाट बिजली पैदा होगी, 18 मेगावाट पैदा हो रही है और $150 मिलियन की कंस्ट्रक्शन का इसमें काम है फर्स्ट फेज में। दूसरा जो आप एक ही आपका मंसूबा है ऑरेंज ट्रेन,
वो सिर्फ एक मंसूबा 162 बिलियन रुपीस का है, जो कभी नहीं होगा। पंजाब के, सिंध के, कराची वगैरह के नहीं, पंजाब हाई कोर्ट में एनओसी के लिए जब दूसरी दफा गए तो उन्होंने कहा क्यों भाई, ये क्यों आप दोबारा एनओसी ले रहे हैं? तो कहा जी इस पे 73 बिलियन रुपीस की बिजली पैदा होगी। बिजली आप 1 मेगावाट नहीं पैदा कर सके। आप ही की अपनी मिनिस्ट्री ये कह रही है, अभी रिपोर्ट आई है थोड़े दिन पहले, आप 1 मेगावाट भी नहीं पैदा कर सके। तो मेरा कहना यह है कि अब इस सारी सूरत हाल में आप इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तोरे खम्स पे जो है गोलियां बरस रही हैं, नौजवान जो है हमारे शहीद हो रहे हैं, और आपके वजीर आजम साहब जो कि वजीर खारजा भी हैं, एक महीने से मुल्क स्काइप पे चल रहा है। मैं आपकी बात आ गई, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। खामोश। मोदी जो है वो उसका इतना सख्त बयान आया कि गोलियां हम बरसाएंगे, आप खामोश। आप के मिलों से पकड़े गए, रमजान मिल से, आप कह रहे हैं कि हम, मैं आगे बात को बढ़ाता हूं। ये जो चाइना, टर्की और ईरान, एक मिनट, चाइना, टर्की और ईरान की तरफ जो स्टेयर की थी पॉलिसी फॉरेन, वो आसिफ साहब ने की थी। ये जो आप सी पैक रोते हैं, इसको फाइनली हमारे घर में बैठ के इसका रूट फाइनली डिसाइड हुआ और सारे लोग आए। ठीक है डॉक्टर जी, शैला साहब आपने जो है वो, एक आखिरी बात मैं कह दूं कि ईरान गैस पाइपलाइन जो थी, आपने, जबकि ईरान ने अपने हिस्से का सारा काम कर लिया था और वो हमारे हिस्से का भी काम करना चाहता था कि आपके मुल्क में भी हम बना दें और फिर हम राहदारी में से काट लेंगे। आपने उस मंसूबे को पता नहीं कहां फेंक दिया और आप कहां पहुंचे? तुर्कमानिस्तान। अरे भाई, रास्ता जो अफगानिस्तान आएगा उसके बीच में से कौन आपको रखवाली करेगा बिजली लेने की? बात आ गई आपकी। कैसी बातें करते हैं आप निहाल साहब। आप देखिए ये सारे ब्रेक की तरफ जाना है, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। आपकी बात आ गई। लॉन्ग लिस्ट ऑफ फेलियर्स है जो पॉलिटिकल पार्टीज के, जो डिवाइड के हर साइड पे लोग बैठे हैं, एक दूसरे के बारे में बात करें। मगर मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो बात का थोड़ा रुख मोड़ेंगे, कराची का भी जिक्र करेंगे, ये जो बारिशें हुई हैं और जो हमने इंडेक्स की बात की थी, और साथ साथ डॉक्टर साहबा से बात करेंगे कि ये जो बात की निहाल हाशमी साहब ने, इससे वो कहाँ तक सहमत है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहबा, आपने हम गुफ्तगू सुनी, हम ये चाह रहे थे कि कुछ थोड़ी सी बात हमें ये समझ में आए कि क्या ये हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इट्स एक मीनिंगलेस डिस्कशन और डिबेट बन के रह गई है? क्योंकि एक लॉन्ग लिस्ट जो है फेलियर्स की, अभी शैला रज़ा साहबा ने बताई। इससे पहले मैं देख रहा था जनाब हमारे जो निहाल हाशमी साहब हैं वो बता रहे थे, मेमन साहब का जिक्र, जरदारी साहब, और बहुत सी कहानियाँ। तो इससे कैन यू मेक आउट समथिंग आउट ऑफ इट? देखिए सईद साहब, मुझे इन्हीं बातों से अफसोस होता है कि हम सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और आवाम के हालात बेहतर हों। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बात जहाँ से शुरू हुई है वो ये है कि एक इंटरनेशनल एलिगेशन, एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने एक एलिगेशन लगाई है, बदनामी हुई, बेइज्जती हुई। हम पनामा लीक्स को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि पनामा लीक्स की अगर वाकई इंक्वायरी शुरू हो गई तो निहाल हाशमी साहब को भी पता और सबको पता है कि ट्रेल जब निकलेगी ना पैसों की, तो पता चल जाएगा कि पैसे पाकिस्तान से बाहर गए और किस तरीके से गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है और उसके बाद अगर उसने कोई प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, तो इसका दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और उसमें नवाज शरीफ साहब 85 में ये अपना ज़ियाउल हक साहब के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 89 के अंदर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। आप जब एक बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हो तो उसकी, वैसे तो असूलन हिज बिजनेस शुड नॉट बी कंडक्टेड बाय हिम एनी मोर बिकॉज दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आप जब भी देखेंगे इनके कागजात के अंदर तो वही आपको नज़र आएगा कि जी थिंग्स वर डन बाय हिम, पैसे यहाँ से बाहर लेके जाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इसहाक डार साहब ने अपने 40 सफ़ों में लिखा कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए। देखें, हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या वाकई हम लोग वी आर लॉयल टू अ पर्सन ओनली, या हम पाकिस्तान से भी हमारी कोई लॉयल्टी है? मैं तो ये कहती हूँ कि जी मैं तो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करती हूँ। आप सबका एहतसाब करिए, आप एहतसाब नवाज शरीफ का करिए, आप इमरान खान का एहतसाब करिए, आप कादरी साहब का करिए, आप MQM का करिए, आप पीपल्स पार्टी का करिए, आप जरदारी साहब का करिए, पर करिए तो सही खुदा के लिए। यू आर होल्डिंग ऑन टू द गवर्नमेंट, आपके पास गवर्नमेंट है,
पंजाब की गवर्नमेंट तो पिछले 6 साल से आपके पास है, इस वक्त 3 साल से आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है। अगर आप सोचते हैं कि गलत काम हो रहे हैं, पैसे खाए जा रहे हैं, बेईमानी हो रही है, तो व्हाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? आप क्यों नहीं काम कर रहे? और अब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, बजाय ये कि आप अपने नाम क्लियर करें। नंदीपुर प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? नंदीपुर प्रोजेक्ट जो है वो एक इतना बड़ा स्कैंडल है, आई डोंट नो हाउ यू कैन लिव इट डाउन। आपकी ऑरेंज ट्रेन के ऊपर एक मसला बना हुआ है, आपने जो मेट्रोज बनाई हैं, महंगी तरीन दुनिया में मेट्रोज हमारे पाकिस्तान में बनी, पर आई डोंट वांट, ये ब्लेम गेम जो हम शुरू करते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें सोल्यूशन ये रखना चाहिए कि देखें, इस वक्त आपके हालात इसलिए ख़राब हुए हैं कि पाकिस्तान में करप्शन है। आप नहीं चाहते कि करप्शन खत्म हो, मैं तो चाहती हूं करप्शन खत्म हो। तो मैं ये चाहती हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में आके ये कहा कि मेरा एहतसाब शुरू करें, इमरान खान कहता है मेरा एहतसाब करें, जरदारी कहता है मेरा एहतसाब करें, तो सबका एहतसाब कर डालिए एक दफा। कौन मना कर रहा है आपको? यू आर द गवर्नमेंट, डू इट। डॉक्टर साहब बात आई, मैं आप दो बातें मैं आपसे दो बातें मैं अर्ज करता चलूं डॉक्टर यास्मीन साहब की बात के साथ साथ रिलेट करते हुए कि जो पनामा लीक्स के जो इल्ज़ामात, ये महज इल्ज़ामात नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने पूरी तहकीक करने के बाद जो है ये बात सामने रखी है, तो जो ये एस्टेब्लिश है, ये प्रूवन है, ये साबित शुदा है, तो ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, तो ये साबित शुदा है। इसी वजह से आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर घर गए और वो चले गए। इस वजह से अब दूसरी बात जो है, वो एक बात की नहाल हाशमी साहब ने कि जी जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है। ये समझते हैं कि जमहूरियत सिर्फ यही है कि ये लूट मार करे, एक ख़ानदान में बादशाहत रहे, उस ख़ानदान से बाहर इक़्तिदार ना जाए तो जमहूरियत को ख़तरा है। लोग भूख से मरे, लोगों को तालीम ना मिले, ये PIA बेच के खा जाए। ये अब जो तालीमी अदारे हैं ये उनको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, अब वो उनको खाएंगे, फिर उसके बाद महकमा सेहत को खाएंगे। ये और इतना इन्होंने कितना खाना है। अब वक्त आ चुका है कि अब भी अगर जो है वो इस नहज पे हम खड़े हैं कि अब जितना लूट लिया, जितना कुछ हमने कर लिया हुक्मरानों ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने, और ये डॉक्टर साहब पिछले 5 साल से नहीं है, ये 30 साल से हैं, 85 से इनका टेन्योर देखिएगा, और आज 2016 है, 30-31 साल बहुत होते हैं। अब इसके बाद को मजीद गुंजाइश नहीं बाकी रह गई कि ये मुल्क को लूटते रहे इस तरह। अब और ना ही पाकिस्तानी मैं एक सवाल को और तरीके से निहाल हाशमी साहब आपकी तरफ लेके जाता हूँ। हम ये तो नहीं प्रूव कर सकते, इल्ज़ामात आप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, मगर आप अगर सोशल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इंडेक्सेस देखें, हम आज सब सहारन अफ्रीका से पीछे खड़े हैं। कोई वजह तो होगी, और अगर कोई वजह है तो ज़ाहिर है ज़मामे कार तो आप लोगों के हाथ में रही, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है ये तबका। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मगर उससे पहले मेरी बहन शाहला ने कहा ईरान के माहदे के बारे में, तो उनको इल्म होगा, वो इंटरनेशनल अफेयर्स को भी समझती है कि अमेरिका का एम्बार्गो रहा है ईरान के साथ, जो माहदा हुआ था उसके ऊपर कि ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकता था। उसके बावजूद भी जरदारी साहब को अल्लाह जाने क्या हुआ कि वो अपने हुकूमत के आखिरी 6 महीने में चले गए और ईरान के साथ उन्होंने माहदा कर लिया। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, NRO सबके सामने है, कौन माफ़ी मांग के गया है, कौन क्या कर गया, NRO सबके सामने। अगर दूसरी बात, अगर आपने कहा कि हमने क्या दिया कौम को, अगर 30 करोड़ की हमने रोटी दी है तो गरीब के पेट में गया, अगर येलो कैब दिया तो गरीबों को दिया, अगर हमने लैपटॉप दिया तो गरीबों को दिया। कोई कैब नहीं है। और यास्मीन साहब, देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सस्ती मोटर सस्ती मेट्रो बस बना लेते पेशावर में, किसने रोका था? आज मुआवजा करें लाहौर को पाकिस्तान के किसी और शहर से, तो लाहौर एकदम डिफरेंट है और दूसरे शहर बहुत ही पस्ती में है। आज आप कराची को उठा के देख लें, कराची किस हाल में खड़ा है। यहाँ पे 8 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। और जहाँ तक रह गया, मेरे भाई ने कहा कि जी पैनामा पेपर्स में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जिक्र नहीं है। आज एक बात मैं आपको बड़ा दो टोक बताना चाहता हूँ, बेटों का है ना, बेटी का है जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, बेटे और बेटी का है, बेटी डिपेंडेंट है। नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरे का नाम है रजब तैयब एर्दोगान। मैं सवाल हाशमी साहब की तरफ ले जाता हूँ आपके बिहाफ पे। रजब तैयब एर्दोगान को, उसकी रियासत को, सवाल इनके सामने रखें कि बेटी और बेटी का है। अब आपका आइन, मगर पाकिस्तान की तरक्की को खतरा है जब कोई कनाडा से आके पाकिस्तान की लीडरी करना चाहे। हाशमी साहब एक सवाल का जवाब दे दिया, छोड़े सारी बातें, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, एक सवाल का जवाब दे दे आप। जी क्विकली। सवाल ये है कि बेटे और बेटी का नाम है, एस्टेब्लिश है,
अब मुझे ये बताएं कि सेक्शन 12 कहता है अवामी नुमाइंदगी एक्ट का कि आप हर जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगा, ना सिर्फ अपने डिपेंडेंट्स के। जब बच्चे उनके डिपेंडेंट्स हैं तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, तो फिर वो उनको क्या हक पहुंचता है अवामी नुमाइंदगी आपका का? सवाल आगे जी उनके हाशमी साहब। बच्चे, जवाब ये है कि ना हुसैन नवाज उनका डिपेंडेंट है, ना हसन नवाज उनके डिपेंडेंट है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। अपने नॉमिनेशन फॉर्म में वो कहते हैं कि डिपेंडेंट्स बड़ा हैं। क्लियर है। और एक बेटी बात, का कहा है। अच्छा, उनकी सईद साहब और मरियम साहिबा का। नहीं है, मरियम ना का हम पूछ जूरी लीजिए हैं। आप। जब मरियम साहिबा अदालत बात फ्रेम करना करेगी चाहती चार्ज उनके बच्चों पे, तो उनके बच्चे मनी ट्रेल बता देंगे, मैं एक मनी बात ट्रेल कर कहाँ नहीं, से आया आप ये बता और दीजिए जहाँ तक मरियम रहेगा, नवाज डिपेंडेंट मनी है ट्रेल या कहाँ नहीं से उनके डिपेंडेंट? बच्चे बता देंगे। आप ये मगर बात हमने करना कभी चाहती एम्बेसडर्स हूँ। को भेज करके स्विट्जरलैंड से केस के कागजात मुंतकिल नहीं ठीक किए। है। और मुझे बच्चों का सही अगर किरदार है तो मैं फिर बताना मैं चाहूँ। यास्मीन बेबी से बहुत एहतराम से कहता हूँ कि इनके लीडर के बच्चे अपने मामू के साथ खड़े होकर मैं एक बात पाकिस्तानी करना सादिक चाहती खान को तनकीद का निशाना बना रहे थे और कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है, मुसलमान है। तो ये वो तो सादिक साहब ने तो खुद ही हमारे पाकिस्तान बच्चे भी, को हमारे डिसोन बच्चे कर तो कम दिया से है। कम कह वो रहे तो हैं कि हम खुद कारोबार जवाब कर रहे हैं, आगे डिक्लेयर करेंगे। तो अच्छा, ये मैं बच्चों की अगर जिक्र है तो मैं बच्चे सिर्फ उनका एक किरदार मुझे देखें और इनका मैं किरदार ब्रेक की तरफ देखें। जाना जी, मैं क्विकली बात आप करना मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, मरियम नवाज नवाज शरीफ पे डिपेंडेंट हैं, उसी के बेसिस पे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठी हुई हैं, क्योंकि वो उनके अब्बा का घर है और इसलिए वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठी हुई हैं वहाँ। मैं सिर्फ ये सवाल आप मुझे बता दीजिए, मरियम नवाज शरीफ पे डिपेंडेंट है या नहीं, जी आप ये बता दीजिए। जी हाशमी साहब। बिल्कुल डिपेंडेंट है और उनके अब्बा का नहीं, ये एक जिम्मेदारी की जगह है जहां उनके वालिद साहब को पाकिस्तान की आइन अच्छा, और इसका कानून ये और मतलब है कि ये जमहूरियत और मुनाफी रियासत है में कि अगर बैठाए अब्बा हुए नहीं है तो और बेटी वो बैठेगी कोई वहाँ। वहां पे कोई गैर कानूनी काम नहीं करती हैं। ठीक अगर है। उनकी आपने इतना उसके खानदान, आपको शायद ये हो कि आप हार गई थी उनसे, मरियम ने कैंपेन चलाया था, ठीक सिर्फ है। भूल जाइए, अगले इलेक्शन में फिर मुकाबला मरियम कर ने लीजिएगा। कैंपेन अपने अब्बा का चलाया, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो प्राइम अच्छा, मिनिस्टर मुझे बन मुझे जाएंगी, ब्रेक लेना है। और कुछ आपको सवाल डॉक्टर साहब शिकस्त हो गई थी कि वो उसमें। प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी अगर ठीक उन्होंने ठीक अब्बा का ठीक कैंपेन है। चलाया। मुझे मुझे बात मुझे करना ब्रेक की तरफ चाहती जाना है। कुछ बात शैला रज़ा साहब आऊँगा ब्रेक के बाद, आपकी तरफ कुछ बातें खुल के भी, कुछ क्रॉस टॉक भी हुई, मगर चलें कुछ ना कुछ बातें और सवालात आपस में भी हमारे पैनलिस्ट ने किए, मगर बात को आगे बढ़ाएंगे जब वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। शैला रज़ा साहिबा, आपकी तरफ आता हूँ। अभी हमने थोड़ी गुफ्तगू सुनी कौन डिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट नहीं है। अब आप ये फरमाइए कि हम जो एक सवाल आज आपने उठाया कि कोई रेमेडी है कानूनी तौर पर, तो लगता है हम जितने बुलाया है यहाँ एक्सपर्ट्स को, वो कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, लैकूना है लॉ में। आपके प्राइम मिनिस्टर जो थे वो तो क्लोज एंड शट केस था जब उनको फांसी लगी, बाकी किसी लिए की कुछ नहीं है। ये एक बात ये भी कही जाती है, ऐसा क्यों है शैला रज़ा साहिबा? देखिए, पहले मैं 2-3 बातें कहूँगी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी अभी कहा वो निहाल भाई जो थे वो पुरानी लकीरें पीटते रहे और किसी का भी जवाब नहीं दिया। सब जानते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को जिस एक्ट के तहत फांसी दी गई वो जो है उसकी हैसियत पर इनक्यूरम है, क्योंकि ये लॉयर भी हैं, यानी कि एक ऐसा आर्टिकल जिसको हम किसी और पे लगा नहीं सकते, वो हमारी अदलिया के ऊपर काला दाग है। और इसी तरह जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भेजा गया उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती थी, लेकिन ऐसा किया गया। तो मेरा ये कहना है कि आप ये मत कहें कि आपका एहतसाब हुआ, आप बहुत आराम से थे। NRO ना होता तो आपका तो जहाज़ 2 दफ़ा वापस जा चुका था, आप कैसे आते मुल्क में। और दूसरी बात यह कि जो इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है वो ये है कि मुल्क जो है वो गैर आइनी तौर पे चल रहा है। 2012-13 में जो NFC हुआ था उसके बाद उन्हीं NFC पे नए सालों के तकाज़े करके सूबों को नहीं शेयर दिया जाता, और NFC की मुद्दत भी 2015 में ख़त्म हो गई, लेकिन ये NFC नहीं कर सके 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, और सूबों को उनका जायज़ शेयर भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात जो थी वो रह गई किसान पैकेज की। देखिए, मैं अपनी तरफ से एक बात भी नहीं कह रही हूँ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून उठाएं, उसमें इनके लिए यही लिखा जा रहा है कि 341 बिलियन का जो किसान पैकेज है ये सिर्फ दिखावे के तौर पर है। IMF से इन्होंने वादा किया है कि सिर्फ 30 बिलियन देंगे, लेकिन अफसोस कि अभी उसमें से 2, 4, 6% भी खर्च नहीं किया। अब सवाल जो है वो ये है सिर्फ इतना सा कि मरियम सफदर साहिबा जो हैं
उनके हस्बैंड ने भी अपने स्पाउस का कुछ प्रॉपर्टी नहीं शो की, तो आवा ही बिगड़ा हुआ है। और जिस सन में ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें ख़रीदी गई, तो अगर हम उस वक्त उन बच्चों की उम्र लगाएं, तो वो जो अब बच्चे नहीं हैं, बहरहाल उनके भी बच्चे हैं, तो अगर हम उस वक्त उनकी एज लगाएं, तो अगर ये कहते हैं कि 90s में जो है वो नहीं ख़रीदी गई, वो तो प्रूव हो चुका है, उसमें मैं कच बहस ही नहीं करना चाहती। मगर उस पर अगर ये कहते हैं कि वो इतने बड़े थे, तो इसका मतलब है वो अपनी अब्बा की शादी में 4 साल के थे। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए डॉक्टर आसिम जो हैं 2 साल 30 दिन से ज़्यादा हो गए फेस कर रहे हैं, सबको मालूम है कि कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो टेररिस्ट के इलाज की बात की गई थी, उनके वकील ने बताया है कि वो नज़ला खांसी का इलाज है। दूसरी बात जो है जो ब्यूरोक्रेट्स के इन्होंने नाम लिए, भाई हमने तो अपॉइंट नहीं किए थे ना, हर एक के दौर में वो मंजूर नज़र थे, हमने तो अपॉइंट नहीं किए थे ना। तो दूसरी बात, और आसिम साहब पे जो है वो सामने है, शर्जील साहब पे जो है वो फेस करेंगे जैसे आसिम साहब को फेस कर रहे हैं। ठीक, बात यह है कि आप कब फेस करेंगे, आप कब तक फेस जो करेंगे? है शॉपिंग सेंटर्स में घूमते रहेंगे, आप कब तक बाहर टहलते रहेंगे, मुल्क कब तक वजीर आजम के बगैर चलता रहेगा, वजीर खारजा के बगैर चलता रहेगा। ठीक है। आप कह रहे हैं कि ईरान पे एम्बार्गो था, एम्बार्गो तो खत्म हो गया, आपसे किसने कहा था कि वो जाके आप करें, आप अपने हिस्से की लाइन बनाते रहते। अफगानिस्तान जो है वो मायदे कर रहा है ईरान से, इंडिया जो मुझे प्रोग्राम खात्मे की तरफ लेके जाना है, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। मैंने एक आप गए तुर्कमानिस्तान, मैं चाहूंगा कि आखिरी कमेंट निहाल साहब का भी आ जाए क्विकली आपसे डॉक्टर साहिबा, और फिर सब एक एक कमेंट आखिरी लूंगा। आखिरी लम्हात हैं, ये आपकी भी तो कंपनी थी, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अब जब निहाल हाशमी साहब ने कहा जद्दे वो क्या कह रहे थे, वो तो पता नहीं क्या इब्तिदाई आफरीनिश में थी या क्या, फ़र्क है ना। निहाल हाशमी साहब को ये बात क्लियर कर लें कि जो इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी थी, उसमें उन्होंने वहाँ बेच के अपना फ्लैट पाकिस्तान में पैसे वापस लाए। इनकी जो ऑफशोर कंपनीज हैं, इन्होंने पाकिस्तान के सारे अवाम के पैसे लूट के तो वहाँ जाके ख़रीद लिए। कुछ तो खुदा के लिए फ़र्क समझिए ना इसमें। आपको हमने तो कहा, इनकार ही नहीं किया। आप उनकी मनी ट्रेल भी देख लीजिए, इमरान खान की भी मनी ट्रेल देख लीजिए, किसी ने मना तो नहीं दोनों किया। निकाल लें सामने, दोनों निकाल लें भाई, आप करिए तो सही ना, कुछ तो शुरू करें। ये क्या इनकारी है कि जी नहीं वो तो उनके बच्चे हैं। और बच्चों का कमाल तो ये देखिए कि छोटी छोटी उम्रों के अंदर माशाल्लाह उन लोगों ने कुछ इतने कमाल के काम कर डाले कि वो अरबोपति हो गए। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा आप क्विकली आप हाशमी साहब को भी टाइम दें। 2 बातें हैं मैं अर्ज करना चाहूँगा। एक तो मशवरा है निहाल हाशमी साहब के लिए कि ख़ानदानी बादशाहत को प्रोटेक्ट करने की बजाय पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो नई क़यादत ले आए। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आर्टिकल 184 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब सुओ मोटो लेना चाहिए। कोई है सुप्रीम कोर्ट के पास है कोई रेमेडी? बिल्कुल, 184 के तहत पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, प्राइम मिनिस्टर डिसफंक्शनल हुआ है, कोई फंक्शन नहीं है, स्टेट ऑफ द अफेयर्स जो है वो इन डोलड्रम्स हैं। तो इन हालात में सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कंट्रोल से चल रहे जी हाशमी साहब, एक सवाल, ये बातें सारी आ गई आपकी तरफ, मैं भी सवाल जोड़ दूं। एक तो जो कैप्टन सफ्तर साहब हैं उनके भी असासों में ये डिक्लेयर नहीं हुआ, मरियम साहबा के असासे और उनके वालिद मोहतरम के भी ये भी सवाल है, इस पर आप जवाब देंगे और फिर जो भी सवाल उठे हैं वो आप यू कैन रिस्पॉन्ड प्लीज सर। कैप्टन सफदर साहब एक जिम्मेदार आदमी है, वो अपना जवाब खुद देंगे, आप उनसे ज़रूर जवाब पूछ लीजिएगा। रह गया, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा शैला से कि बिलावल भुट्टो साहब के पास, जरदारी साहब के पास इतना माल कहाँ से है? ज़रा उसकी भी इनकम टैक्स तो बताए ना कि वो जो मौज मेले कर रहे हैं, और 1 साल से उनके भी सदर साहब ज़बान काट ले दोबारा, 11.5 जहाँ साल तक रह गया यास्मीन साहबा ने जो बातें की, और मेरे इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा माइनस कर दे नवाज शरीफ साहब को। याद रखिएगा, पाकिस्तान की आवाम, नवाज शरीफ की पार्टी, आप अपने क़यादत को माइनस कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कायद को माइनस नहीं करेगी। उसका कायद सरखेल है, उसका कायद, उसका एतबार है, वो एक शेर कायद है, और वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना के जा चुका है। उसने पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक मुकाम दिलाया, और वो पाकिस्तान का मुकाम आजकल हमारे पर बदनामी का मुकाम है। और इंडेक्स में, डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बिल्कुल आखिर में आ गए। माइनस तो आप अपने आप अच्छा मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह तायात बहुत शुक्रिया शैला रजा साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, जनाब एडवोकेट साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा। माइनस नवाज शरीफ है या नहीं, माइनस बिलावल है या नहीं, माइनस अवाम खेल चल रहा है।
कब तक चलेगा, ये कब तक चलाएंगे और अवाम के ग़ज़ व ग़ज़ब से कब तक बचेंगे। जिस तरह अयूब खान ने अपनी तहरीक से 1 महीना पहले रात को डायरी लिखी थी कि मैं नहीं जानता कि मैं इस तबके को अवाम के ग़ज़ब व ग़ज़ब से कब तक बचा सकूँगा। देखते हैं वक्त और हालात किधर जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।